हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग चित्रकला के बारे में पढ़े थे। तो चलिए चित्रकला का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चित्रकला तो अजंता और एलोरा की चित्रकला से हमें राष्ट्रकूट वंश की जानकारी मिलती है। और एक सॉरी, अजंता नहीं होगा यहाँ पे, एलोरा और एलिफेंटा एलिफेंटा और एलोरा से हमें राष्ट्रकूट वंश की जानकारी मिलती है। और अजंता की चित्रकला जो है ये गुप्त वंश की समृद्धि के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो बस बेसिकली इतना ही है पाठ चित्रकला में। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत पे पढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो साहित्यिक स्रोत जो है मेनली धार्मिक स्रोत और एक लौकिक स्रोत और एक विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का वर्णन करेंगे। तो धार्मिक साहित्य में या स्रोत में मेनली आता है ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य या स्रोत जो बोलिएगा। ठीक है। लौकिक में आता है ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक आस्तिक। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसे वैदिक साहित्य भी बोलते हैं। वैदिक साहित्य भी बोलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य, इसे ब्राह्मण साहित्य भी बोल सकते हैं। साहित्य भी बोल सकते हैं। ये मेनली इसमें तीन चार पॉइंट, जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपका अरण्यक, फिर उपनिषद, फिर सूत्र, फिर संहिता, फिर वेदांग। ठीक है, तो इसके ये अंग है। ठीक है, वैदिक साहित्य। तो आज हम लोग बेसिकली वेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेद से स्टार्ट करते हैं। तो वेद जो है ये वेद से स्टार्ट करते हैं। और वेद से स्टार्ट करने से पहले एक चीज जान लेते हैं। जैसे वेद है, हम लोग बना, वेद जो बना वो शुद्ध
संस्कृत भाषा में था, जो कि जटिल भाषा था, सबके लिए समझने योग्य नहीं था। तो इसे इसे सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई और ब्राह्मण ग्रंथ को भी सरल बनाने के लिए सरल बनाया अरण्यक ने। अरण्य मतलब होता है जंगल। तो जंगल में ऋषि मुनियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उसे क्या बोलते हैं? उसे अरण्यक कहा जाता है। कहा जाता है। अच्छा, अरण्यक को भी जटिल भाषा से सरल भाषा में तोड़ा किसने? उपनिषद। उपनिषद ने। तो उप का अर्थ होता है ज्ञान और निषद का मतलब होता है समीप। समीप, ठीक है। तो इसका बेसिकली अर्थ जो है ये होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये बेसिकली पॉइंट है। तो अरण्यक भी आप परिचित नहीं होंगे, उपनिषद भी नहीं परिचित होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ से भी परिचित नहीं होंगे। तो ये वेद से एक इसका सरल पाठ है ब्राह्मण ग्रंथ। और इससे भी तोड़ के ऋषि मुनियों ने अरण्यक बनाया सरल भाषा में, और अरण्यक से भी सरल भाषा में उपनिषद को बनाया। ठीक है। तो अब हम लोग वेद को पढ़ते हैं। तो वेद जो है मुख्यतः चार। कौन कौन? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये तीनों जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको क्या बोलते हैं? तीनों के कॉम्बिनेशन को वेद त्रयी बोलते हैं। वेद त्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद जो होता है ये निम्न कोटि का ग्रंथ, निम्न कोटि का वेद है। तो बेसिकली इतना हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। चलिए अब वेद को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो वेद बेसिकली व्युत्पत्ति विद शब्द से हुआ है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। तात्पर्य क्या हुआ? ये ज्ञान की राशि या ज्ञान संग्रहित संग्रहित ग्रंथ। ठीक है। तो इसका अर्थ यही हुआ, क्या? विद का ज्ञान की राशि या ज्ञान संग्रहित ग्रंथ। तो वेद का डिफिनेशन क्या हो जाएगा अगर हम लोग बोले तो पुराने समय में ऋषि मुनियों द्वारा समस्त मंत्रों के संग्रह
को वेद कहते हैं। वेद कहते हैं, ये सिंपल डिफिनेशन हो गया। अच्छा, तो इससे हमें वैदिक कालीन सभ्यता का पता चलता है, और यह एक मात्र स्रोत है जानने का। ठीक है, तो ये एकमात्र स्रोत है। दूसरा, तीसरा अगर हम लोग देखें तो क्या होगा दोस्तों? वैदिक कालीन सभ्यता का पता चलता है और एकमात्र स्रोत है जानने का। और अगर हम लोग देखें तो वेद जो है, वेद को ईश्वर प्रदत्त और अपौरुषेय से भी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रारंभ में ब्रह्मा ने ऋषि मुनियों को मंत्रों का ज्ञान दिया। उसके बाद गुरु शिष्य श्रवण परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा। इसीलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। इसीलिए इसे इसलिए इसे श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि ये श्रवण परंपरा के माध्यम से, एक गुरु शिष्य के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया, इसीलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका आ चुका है यूपीएससी में ये क्वेश्चन। वेद जो है सुसंगीत तथा सर्वोत्कृष्ट अर्थ देने के कारण इन्हें निगम भी कहा जाता है। तो ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। तो श्रुति भी कहते हैं और निगम भी कहते हैं। तो आप लोग इतना लिख सकते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वेद के भी जो है 4 भाग हैं, हम लोग तो पढ़ लिए। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। ये भी यूपीपीसीएस में आ चुका है। ठीक है, कौन कौन है? तो संहिता, दूसरा अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और
उपनिषद। उपनिषद संहिता जो है वेद के व्यवस्थित 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 मंत्रों तथा काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहते हैं। संहिता कहते हैं। तो बेसिकली ये संहिता हो गया। अब जो है उसके बाद वेद में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऋग्वेद आ जाएगा। और उससे भी पहले जानने का कोशिश करें तो ऋग्वेद को हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद। ठीक है, पहला वेद यही है। तो इसमें जो है 10 मंडल, 10,028 सूक्त है और 10,580 ये क्या है आपका श्लोक है या मंत्र जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना है। ये एनसीईआरटी द्वारा मान्य है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये इसकी लिपि क्या है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में। इसकी लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, ब्राह्मी है। तो 10 मंडल है। 10 मंडल को हम लोग इधर देख सकते हैं। पहला मंडल जो है सबसे बड़ा है और दूसरा मंडल सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। अच्छा, 2 से लेके 7 मंडल को वंश मंडल, ऋषि मंडल और कुल मंडल कहते हैं। यह सबसे प्रामाणिक मंडल है। सबसे प्रामाणिक मंडल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन ऋषि ने किस मंडल को क्या मतलब संबंधित है, किस मंडल से कौन से ऋषि संबंधित है देख लेते हैं। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। चलिए, ओके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग प्रथम मंडल को देखते हैं। फर्स्ट मंडल जो है, तो इसे किसने लिखा? अंगिरा ऋषि ने लिखा। अंगिरा ऋषि ने। अच्छा, मधु और किसने संबंधित है? मधु, मधु, छंदा, अगस्त्यस और अंगिरा ऋषि, मधु, छंदा, अगस्त्यस, मेधा तिथि, ये सब संबंधित ऋषि हैं। संबंधित ऋषि हैं। ठीक है, तो मेधा तिथि हो गया। अच्छा, इसमें जो है कन्नव, इस मंडल में कन्नव ऋषि ने 50 सूक्त लिखे हैं और इस मंडल के ऋषि को सचिन
ऋषि कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, द्वितीय सेकंड मंडल जो है ये कृत शमद ऋषि से संबंधित है। इसमें इंद्र की स्तुति का वर्णन है। ठीक। अच्छा, तीसरा जो मंडल है ये किससे संबंधित है? विश्वामित्र से संबंधित है। विश्वामित्र से संबंधित है। इसमें विश्वामित्र नदी संवाद तथा गायत्री मंत्र का वर्णन है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। अच्छा, इसमें और अगर देख लें तो विष्णु और अग्नि की स्तुति, विष्णु और अग्नि की स्तुति का वर्णन है। चौथा मंडल जो है वामदेव ऋषि से संबंधित है। इसमें कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है। पांचवा मंडल जो है ये अत्रि ऋषि से संबंधित है और इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। छठा मंडल जो है ये भारद्वाज से संबंधित है। भारद्वाज, इसमें भी कोई विशेष जानकारी, परीक्षा उपयोगी जानकारी नहीं मिलती है। और सेवंथ मंडल जो है ये वशिष्ठ से संबंधित है। वशिष्ठ से संबंधित, इसमें 10 राग, ये इंपॉर्टेंट है। 10 राग युद्ध का वर्णन है तथा यह वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता को समर्पित है समर्पित है। और इसमें अश्वमेध यज्ञ का जिक्र है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग सेवंथ मंडल तक पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक दशराग युद्ध जो आ गया है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दशराग युद्ध से हो सकता है यूपीएससी में डीप में क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दशराग युद्ध, तो ये युद्ध बेसिकली जो हुआ है ये हुआ है सुदास राजा, जो कि भरत जन के कबीले के राजा थे। ये राजा, और इनका जो गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ थे। ठीक है। ये सुदास और 10 जन के राजाओं के बीच में हुआ। राजाओं के बीच में इसके ओर से फिर
ये गुरु कौन थे इसके? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तो इस युद्ध का कारण क्या था? कारण यही था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया और वशिष्ठ को उनके स्थान पर रखा। दूसरा कारण ये भी था कि थोड़ा मैं बना देता हूँ इसको। दूसरा कारण ये भी था जैसे ये हो गया इंडिया का मैप। ये हो गया। तो यहाँ यूपी है और यहाँ पे एक जो कबीला था पश्चिमोत्तर जन के कबीले, और ये ब्रह्मावत का कबीला था। यूपी का जो अभी का मेरठ का क्षेत्र है, यूपी का मेरठ का क्षेत्र ब्रह्मावत कहलाता है। अभी ब्रह्मावत के आर्यों के कबीलों के बीच में हुआ युद्ध। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसका और एक कारण था। तो अन्य कारण ये था कि उत्तराधिकार के लिए विवाद और क्षेत्र विस्तार की लालसा। तो ये दो अन्य कारण थे। और ये युद्ध जो लड़ा गया था ये रोशनी नदी यानी रावी, आज का रावी नदी के तट पर। तो ये तत्कालीन कारण भी था। तो चलिए देखते हैं आगे। इसको आप लोग ये कर लीजिए। थोड़ा नीचे में लिखने में मुझे बहुत सुविधा होती है दोस्तों, इसीलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं पढ़ता हूँ। तो 10 जन जो राजाओं के कारण इसे 10 राग युद्ध कहा गया। तो इसमें भी पांच जन जो थे, 5 जन थे और 5 जनजातियां थी। 5 जनजातियां थी, ठीक है। तो 5 जन थे: अनु, विदु, द्रुहु, पुरु, यदु और एक था अनु, द्रुहु, पुरु, यदु, तुअस था। ठीक है, ये था। और इधर जो थे, इधर थे अनिल, हलासन, सीव, वी, सालीन और एक थे क्या, पाक। ये तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अच्छा, अनार्य कबीले भी थे। अनार्य कबीले, 3 अनार्य कबीले।
शुक्रो, शुक्र, यक्ष। ठीक है, ये दोनों ओर से लड़े, ये दोनों तरफ से लड़े थे। तो बेसिकली दशरथ युद्ध यही है दोस्तों। अंत में विजय किसकी हुई थी? अंत में विजय सुदास राजा की हुई थी, सुदास राजा की हुई थी। तो दशरथ युद्ध यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आगे हम लोग 8वां देखते हैं, 8वां मंडल में क्या है। तो 8वां मंडल कन्नम ऋषि, कन्नम या अंगिरस से संबंधित है। इसमें बाल, खिल, सुक्तम का जिक्र है। 9वां मंडल जो है आपका सोम या पवमान ऋषि से संबंधित है, और ये इसे सोम मंडल या पवमान मंडल कहते हैं। तो और इनके ऋषियों को पवमान्य कहते हैं, तो बेसिकली यही। अब लास्ट 10वां मंडल जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 10वां मंडल ये जो है त्रित, श्रद्धा, विमल और कामायनी ऋषि से संबंधित है। इसमें देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पर एक एक करके लिख लेते हैं। इसमें पुरुष, नदी, सूर्य, सूक्त का वर्णन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें इसके सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो दोस्तों क्या है, तो ये हो गया पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताया गया है तथा इसमें चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इसमें एला संवाद ररवा उर्वशी संवाद, यमी संवाद और सर्वा पनी संवाद का वर्णन है। तो बेसिकली ये 10th मंडल में ये सब चीज़ था दोस्तों जो हम लोग आज पढ़े। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं ऋग्वेद से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं।
तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद ये ऋग शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त, अर्थ छंदों और चरणों से के क्रमबद्ध आबंध को आबंध बस नहीं, छंदों और चरणों के क्रमबद्ध आबंध को ऋग्वेद नाम दिया गया है, नाम दिया गया है। तो बेसिकली इसे इसमें प्राचीन आर्यों की सभ्यता की जानकारी मिलती है। ठीक है। अच्छा, इसका सर्वमान्य तिथि अगर देखें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा, उत्पत्ति स्थल कहाँ ये पूछा गया है। उत्पत्ति स्थल तो सप्तसेंधव प्रदेश में है, सप्तसेंधव प्रदेश में। ठीक। अच्छा, इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं, होत्री या होता, तो ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद से इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, अच्छा, गायत्री मंत्र तो हो गया है, तीसरे मंडल में था। अच्छा, गाय के लिए ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ का जिक्र तो 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, वो हो गया। ऋग्वेद के 103वें सूक्त मंडूक सूक्त में ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का जिक्र मिलता है। तो बेसिकली हम लोग इतना पढ़े दोस्तों, तो अगली क्लास में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। ऋग्वेद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।